ज्योतिष के पास जब जाते हैं तो ज्योतिष बोलते हैं कि ये मूल नक्षत्र में हुआ है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये मूल नक्षत्र होता क्या है। गंडमूल नक्षत्र के 6 टाइप्स हैं, यानी कि 6 नक्षत्र हैं, जैसे बुध के 3 और केतु के 3। देखिए, गंडमूल नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो मूल शांति तो एडवाइजेबल है, ये करानी ही चाहिए। आप ही नर हैं और आप ही नारायण हैं, कर्म सबसे आगे चलता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ एक बार फिर जुड़ी हैं आचार्य कोमल गोयल जी, जो कि वास्तु और ज्योतिष एक्सपर्ट हैं। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोमल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों में हाइपर एक्टिविटी करने की बात चलती है या फिर चुलबुलापन ज़्यादा दिखाई देता है तो माँ बाप लेकर ज्योतिष के पास में जाते हैं कि भाई देखें ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसकी कुंडली में ऐसे कोई नक्षत्र तो नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो कई बार जब आते हैं तो वो ज्योतिष के पास जब जाते हैं तो ज्योतिष बोलते हैं कि ये मूल नक्षत्र में हुआ है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये मूल नक्षत्र होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करें कि ये मूल नक्षत्र जब कह देते हैं ना कि बच्चा मूलों में हुआ है, तो ये एक कॉमन और लेमन लैंग्वेज है। सही वर्ड इसके लिए होगा गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र जैसे हम जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में से सिर्फ 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल नक्षत्र, जो कि बुध के 3 नक्षत्र और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र उन्हें कहते हैं जो कष्टकारी होते हैं। गंड का मतलब होता है गांठ, मतलब जो प्रॉब्लम देते हैं वो। और मूल नक्षत्र जैसे हम कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो क्योंकि हम इसको शॉर्ट भी कर देते हैं। दूसरी बात ये, मूल नक्षत्र भी 6 नक्षत्र में से एक नक्षत्र का नाम है मूल। तो इस नक्षत्र को कह देते हैं कि भी मूलों में हुआ है, क्योंकि ये भी कष्टकारी होता है। इस वजह से ये कॉमन लैंग्वेज वाली बात हो गई। दूसरी बात ये कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को अगर हम गंडमूल नक्षत्रों से जोड़ें तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि वो उसकी नेचर है बच्चे की। और अच्छी बात है, हमारे लिए हमारा बच्चा एक्टिव है, लेकिन वो नेचर भी ऑब्वियसली खैर कुछ प्लैनेटरी और कुछ राशियों के कॉम्बिनेशन से ही बनी होगी। गंडमूल नक्षत्रों में कष्टकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कुछ अपनी अशुभता होती है। हालांकि गंडमूल नक्षत्र जो 6 नक्षत्र हैं, सभी नक्षत्र ऐसा नहीं है कि सभी कष्टकारी हैं। और जैसे कि होता है नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। इसको आप स्टेप बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और इसको पहर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो 4 चरण होते हैं, सभी चरण अशुभ नहीं होते। ये बात भी हम ध्यान देने वाली है। तो हमें इसको बहुत ज्यादा हमें टेंशन वाली बात इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पर हम गंडमूल नक्षत्र जब अगर उसके अंदर बच्चे का जन्म हुआ है तो हम उसके उपाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जो अशुभ चरण है उसका उपाय हमारी लाइफ में हो जाए और उसका अनिष्ट दूर हो जाए। इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। हाँ, विशेषताएं ये होती हैं कि मान लीजिए अगर जैसे मैंने आपको कहा बुध के नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र, बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और इसी तरह से केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। तो अगर बुध के नक्षत्रों में बच्चे का जन्म हुआ है और बुध के शुभ नक्षत्र में यानी कि रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 4 चरण होते हैं, तो रेवती के पहले 3 चरण बहुत शुभ होते हैं, उनसे तो हमें डरना ही नहीं है। रेवती का चौथा चरण होता है वो कष्टकारी होता है कि बच्चे को कष्ट हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर बुध के रेवती नक्षत्र के पहले 3 चरण में से किसी में बच्चे का जन्म हुआ है तो, और दूसरी बात ये, साथ ही बुध हमारा कुंडली में अच्छा है, बली है, अपनी राशि में या मित्र की राशि में बैठा है, तो इसका मतलब ये कि हमारा बच्चा चतुर होगा और उसकी वाणी भी अच्छी होगी, उसका दिमाग तेज होगा। तो हमारा बच्चा तो एक्टिव होगा, पढ़ाई में भी तेज होने के उसके प्रॉपर चांसेस हैं। और बाकी हम चीजें भी देखेंगे पढ़ाई में कैसे वो तेज है। जब उसकी पढ़ाई के साल हैं, जब हायर स्टडीज के साल हैं, उन दिनों क्या दशा चल रही है, हम और चीजें भी देखेंगे कि उस चीज में क्या फल मिलेंगे। इस नक्षत्र में जो बच्चे होते हैं क्या वो किस फील्ड की ओर जाते हैं, क्या पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद वो कौन सा फील्ड ऐसा है जहाँ पे वो जाना चाहेंगे या वो जा सकते हैं। पढ़ाई की फील्ड या फिर करियर की फील्ड हम सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नक्षत्र देखिए एक पार्ट है और पार्ट्स हैं ग्रह।
कौन से ग्रह का नक्षत्र किस ग्रह में बैठा है। और दूसरी बात है राशि, युति, समय, महादशा, ये काफी सारी चीजें हमें ध्यान देनी है ये डिसाइड करने के लिए कि उसका प्रोफेशन क्या होगा। लेकिन जैसे कि ये बात है कि अगर बुध के नक्षत्र में जन्म होता है तो उसका थोड़ा सा बुध का उसको प्रभाव मिल रहा है अच्छा, और उसका मतलब यह नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र का स्वामी बुध हुआ, और बुध एक सौम्य प्लैनेट है, बुध एक चातुर्य प्रदान करने वाला प्लैनेट है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं इस तरह से नेचर होगी। अगर केतु के नक्षत्रों में जन्म होता है तो हम जानते हैं कि जैसे कि राहु केतु हम समझते हैं सभी लोग के भी अनिष्ट प्लैनेट्स हैं या अनिष्ट ग्रह हैं, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें इसको कष्ट आएगा, या फिर और अगर हमें इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की ग्रहों की युति या दृष्टि मिल जाती है जो उसको इस तरह का काम करा के भी किसी भी तरह के फील्ड में या बिजनेस में बच्चे को डालकर भी उसका भाग्य उदय कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें फायदा हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि इसके अंदर 6 नक्षत्र और होते हैं, मतलब कि 6 इसके अंदर और इसकी शाखाएं होती है, तो उनमें सबसे अच्छा नक्षत्र कौन सा होता है? हाँ जी, गंडमूल नक्षत्र के 6 टाइप्स हैं, यानी कि 6 नक्षत्र हैं, जैसे बुध के 3 और केतु के 3। सबसे अच्छा नक्षत्र मेरी नजर में तो मैं अश्विनी नक्षत्र को कहूंगी, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। क्यों? क्योंकि केतु के नक्षत्र का सिर्फ पहला चरण ऐसा है जिसमें पिता के लिए हम कहते हैं कि भी पिता के लिए कष्ट है अगर बच्चे का जन्म उस नक्षत्र में हुआ है, उस चरण में हुआ है। बाकी के 3 नक्षत्र बच्चे को धन धान्य से संपन्न बनाते हैं और उसके एजुकेशन में भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, भाग्य उसका अच्छा देते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि पिता को पुत्र का मुंह नहीं देखना चाहिए, तो ये अच्छा कैसे हुआ? ये पिता के लिए कौन सा अच्छा हुआ, आप ये बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक चीज को अलग तरीके से समझने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है कि इन नक्षत्रों में जब जन्म होता है तो ये बात तो होती ही है कि ये समझा जाता है कि पिता को कष्ट हो सकता है। इनफैक्ट मघा नक्षत्र ऐसा है, मघा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है तो माना जाता है कि ननिहाल की तरफ यानी कि नाना मामा उनके कुल में हानि हो सकती है। तो इस तरह की हमने चीजें अपने शास्त्रों में देखी हैं, पढ़ी हैं अपनी किताबों में। और इसी तरह से कई नक्षत्रों के चरणों में इस तरह से होता है कि पिता को कष्ट होगा, माता को कष्ट होगा, तो हम एक उपाय अपने हिसाब से कर लेते हैं कि भाई बच्चा तो जन्मा है और अशुभ है पिता के लिए, तो पिता बच्चे का शक्ल ना देखे, लेकिन उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि बच्चा तो है ही हमारे साथ। हम घर में जितने भी लोग रह रहे हैं हम सभी आपस में अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत शेयर कर रहे हैं, अपने सभी ग्रहों के अच्छे योग और बुरे योग सब शेयर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका उपाय हम कराएंगे तो उससे हमें राहत होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो गंडमूल में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो उस वक्त माताएं अपनी डेट आगे करवा लेती हैं, तो ये कितना सही होता है? क्योंकि अगर सिजेरियन होना है तो डेट आगे हो जाती है इजीली, तो ये कितना सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं विद डॉक्टर्स परमिशन, तो हमें टाइम मिल जाता है, हम आगे रेट करवा सकते हैं, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र थोड़े थोड़े टाइम में आते ही रहते हैं। तो इस वजह से इसमें तो हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर बाय नेचर अगर बर्थ होता है गंडमूल नक्षत्र में, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप महामृत्युंजय जाप साल में एक बार करवाएं, तो ये लाइफ टाइम रेगुलर रहे, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र तो हमेशा इंसान के साथ है, वो लग्न है, तो इसमें राहत मिलती है। और मूल शांति करवानी होती है। मूल शांति हम एडवाइस करते हैं कि 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्रों की मूल शांति ज्यादा से ज्यादा 6 साल के अंदर हमें करा लेनी चाहिए। 6 साल का टाइम भी खैर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है कि 4 से 6 साल की उम्र माँ बाप के भाग्य से जीता है। जो लोग गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए? कई बार जब ज्योतिष के पास में जाते हैं तो वो भारी भरकम सामग्री का बिल पकड़ा देते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं इतने मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, आपके इतने पैसे खर्च होंगे। तो इतना सब नहीं करके मतलब कुछ कम में, हल्के में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्या उपाय करने चाहिए ऐसे? देखिए, गंडमूल नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो मूल शांति तो
एडवाइजेबल है, ये करानी ही चाहिए। और क्योंकि ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, और बाकी हम पंडित जी से बात करके और हम महामृत्युंजय जाप करा सकते हैं। महामृत्युंजय जाप मूल शांति से आप ये कह सकते हैं कम खर्चा वाला हो सकता है। साल में एक बार महामृत्युंजय जाप सिर्फ घर में या मंदिर में जाके कराया जाए, संकल्प लेके कराया जाए, तो बच्चे को उस चीज का फायदा होता है। मैम, यहाँ मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा जन्म भी रेवती नक्षत्र में हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन आज तक सब कुछ बहुत बढ़िया है। अच्छी बात है। हो सकता है कि रेवती नक्षत्र के पहले 3 चरण जो शुभ होते हैं उसमें आपका जन्म हुआ हो। और देखिए ना, आप कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, क्योंकि बुध का प्रभाव है आपके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि बुरा और अच्छा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि क्या है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो ये 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, बहुत कॉम्बिनेशंस बनते हैं। किस ग्रह की आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, आपके लग्न के ऊपर कहाँ उठा रही है, ये तो हमें कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। हो सकता है हमारा भाग्य वाला ग्रह, या जिसको हम भाग्येश बोलते हैं, वो इतना शुभ ग्रह हो आपका और वही आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहा हो, तो सब कुछ उसी ने संभाल रखा हो। बिल्कुल सही। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जरूर, ये बात सबसे पहले है, आप ही नर हैं और आप ही नारायण हैं। कर्म सबसे आगे चलता है। अगर आपने आज कोई उपाय कर दिया और आपने सोचा कि सब सही हो जाएगा अपने आप, तो ऐसा नहीं होगा। आपके आगे खाने की थाली भी सजी है, तो अपने आप रोटी तोड़ के मुंह में डालनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठ जाए भाग्य में लिखा होगा तो मुंह में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। मैं सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि इन नक्षत्रों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये बुरे ही फल डालें, ये अच्छा फल भी डालते हैं। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि आप दृढ़ निश्चय करके रखें कि आपने क्या करना है, क्या बनना है। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। कोमल जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूँगी कि आज कोमल जी हमें एक ऐसी वास्तु टिप देंगी जो आपके जीवन को सार्थक करने में उत्तम होगी। कोमल जी, वास्तु टिप बताइए आज की। हाँ जी, मैं आपको आजकल कुछ दिनों से जैसे देख रही हूँ कि रिलेशनशिप्स जैसे हस्बैंड वाइफ के अच्छे नहीं होते, कुछ इस तरह से लोग आते हैं, तो मैं वो टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप भी अब फेस कर रहे हैं ऐसा कोई इश्यू के अपने रिलेशनशिप में, तो अपने रूम में, अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज रखिए। रोज क्वार्ट्ज का गेओड या ट्री रखिए। रोज क्वार्ट्ज एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, हीलिंग क्रिस्टल है। ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी रूम में जो भी है एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात ये हार्ट चक्रा का क्रिस्टल है, so it is very auspicious to keep rose quartz in a bedroom when you are facing any issues in your marital relationship. और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम किसी भी दिशा में रख सकते हैं। मतलब बेडरूम में कहीं पर भी रखा जा सकता है? जी। कोमल जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।